हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, हम आपके लिए डेली इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटिव क्लास और शॉर्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वो है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की झीलें यानी लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं, यानी इससे संबंधित हमारे इस क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे झील किसे कहते हैं, झीलें कितने प्रकार की होती हैं, सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में भी हम जानेंगे कि इन सारे राज्यों में इम्पोर्टेंट झीलें कौन सी हैं जो कि एग्जाम्स में पूछने को मिलती हैं। इसके साथ ही फिर हम पढ़ेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है हमारी आज की क्लास, तो बने रहिए क्लास में। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि झीलें आखिर किसे बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि झीलें किसे कहते हैं, क्योंकि क्लास को बढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं। यानी झीलें किसे कहते हैं, तो देखिए, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ होता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ पर ये एक गड्ढे के जैसा है, इसका सीन है। यानी चारों तरफ से ये मिट्टी से घिरा हुआ है और अंदर इसमें एक गड्ढे में इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये होता है झील। ठीक है, अर्थात झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। अब देखिए आपको, जैसा कि भी जब चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है तो इसका पानी इस गड्ढे से बाहर कहीं नहीं जाएगा बहकर। ठीक है, यानी इसी में सिर्फ रह सकता है, यानी स्थिर है। तो झील का दूसरा विशेषता क्या है, यानी उसका स्थायित्व, यानी कोई पानी जो है सिर्फ उसी तक सीमित रह सकता है, उससे आगे बहता नहीं। अगर बहने लगेगा तो वो क्या बन जाएगी, फिर वो नदी का रूप ले लेगा। तो जैसा कि मतलब फिर इस पानी को यूज में भी लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नॉर्मल रहता है। इस पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है सिंचाई वगैरह के लिए। तो पहले देख लेते हैं, अब हमने इसमें देख लेते हैं पहले कि झीलों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेक्स, इसको भी हम देख लेते हैं झीलें कितने टाइप की होती हैं। तो पहले टाइप की झीलें होती है वो होती है मीठे पानी की झीलें यानी फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मीठे पानी यानी उसका पानी मीठा होता होगा, ऐसा नहीं है। तो कैसा है ये भी अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। फिर सेकंड टाइप की होती है खारे पानी की झीलें यानी सॉल्ट वाटर लेक्स। ठीक है, जिसे हम लवणीय झील भी बोलते हैं। फिर होती है थर्ड टाइप की होती हैं हिमनदीय झीलें यानी कि ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं और अब हम आगे जो पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में चीज़ें जानकारी देंगे आपको। फिर होती हैं कृत्रिम झीलें जिसे हम आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं या फिर मानव द्वारा निर्मित झीलें भी इन्हें बोलते हैं। फिर होती है ज्वालामुखी झीलें यानी क्रेटर लेक्स। फिर होती हैं गोखुर झीलें ऑक्स वॉ लेक्स। एंड लास्ट वाली जो होती हैं वो होती हैं लैगून झीलें। ठीक है, जिन्हें से लैगून लेक्स ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो इतने आपको पता चल गया कि झीलें किसे कहते हैं, यानी कि वह भाग भूमि का यानी कि जिसके मतलब जल का वह भाग जिसके चारों ओर भूमि से जो घिरा होता है। और कितने टाइप की होती है ये भी हमने आपको बता दी। अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीठे पानी की झीलें। ठीक है, जिसका पानी एकदम शरबत जैसा होता होगा, ऐसा ही सोच रहे हैं ना, मीठे पानी की, जहाँ से यानी जिसमें शरबत बना हुआ होता होगा, इसमें पानी में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं ताज़े पानी अर्थात पीने योग्य पानी की झीलें। जी हाँ, मीठे पानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसका पानी मीठा होता है। ठीक है, यानी उसका मतलब होता है वो पानी पीने के योग्य होता है, एकदम फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ भी कि फ्रेश वाटर लॉक्स। ठीक है, यानी कि बिल्कुल पीने के योग्य पानी, एकदम ताज़ा पानी होता है। तो जिन झीलों का पानी पीने के काम में लाया जा सके मीठे पानी की झीलें कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी होती हैं। चलिए अभी हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि झीलें किस मतलब कैसी झील किस तरीके की होती है। फिर हम जानेंगे किस राज्य में कितनी कितनी झीलें हैं। फिर अगली जो है वो है खारे पानी की झीलें यानी सॉल्ट वाटर लेक्स। ठीक है, अब जिसे हमने बताया था कि इसे हम लवणीय झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लवणीय झील अर्थात जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसमें नमक की मात्रा उस पानी में ज़्यादा पाई जाती है।
खारे पानी की झील कहलाती है, यानी वो पानी पीने के योग्य तो बिल्कुल नहीं होता। कौन पी सकता है इसमें पानी ज़्यादा होगा? नहीं पी सकते ना, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं, खारे पानी की झीलों को ही हम लवणीय झील या फिर सॉल्ट वाटर लेक्स भी बोलते हैं। फिर आती है हमारी हिमनदीय झील, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। हिमनदीय झील यानी ग्लेशियर लेक्स, जिसको डिटेल में देख लेते हैं। यानी जब हिमनद अर्थात ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसका पानी गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। जब ऊपर से ग्लेशियर पिघलता है, यानी हिमनद पिघलते हैं, बर्फ़ जब पिघल कर आती है नीचे, तो जो खड्डे होते हैं जगह जगह बने हुए, उसमें वो पानी भर जाता है, ठीक है। तो वही होती है हिमनद झील, बस उसी को हिमनद झील बोलते हैं। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर देख लेते हैं कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल झील किसे बोला जाता है, ठीक है। यानी किस टाइप की होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मानव द्वारा निर्मित झीलें। चलिए, मानव द्वारा खुदाई करके इन झीलों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी जगह जगह पर जैसे कि बारिश होती है कहीं ज़्यादा, तो मतलब उस पानी ज़्यादा बह रहा है, तो हम एक जगह एक गड्ढा बना देते हैं खुदाई करके, फिर उसमें वो बारिश का पानी सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि कहीं पे नदियाँ ऐसे बह रही हैं, उसमें पानी बह रहा है, तो हमने मतलब एक साइड से उसी, जैसे कि यहाँ से नदी बह रही है, ये देख लीजिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, नदी बह रही है। अब हमने यहाँ पर एक गड्ढा बना दिया, ठीक है, और ये जो है नदी है यहाँ से, ये इस तरीके से हमने इसे, ये यहाँ से इसको इससे मिला दिया। अब क्या हुआ, जब इससे हमने इसको मिलाया तो इसका जो पानी है वो यहाँ तक अभी आने लगा, ठीक है। और ये गड्ढा, इसमें ये जो पानी है वो इसमें भरने लगा इस तरीके से। जब ये गड्ढा भर गया तो हमने इसको भी यहाँ से ऐसे बंद कर दिया, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ये रास्ता सारा क्लियर हो गया, यहाँ पानी आना बंद हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो फिर ये भी एक झील बन गई मानव के द्वारा निर्मित, ठीक है। या फिर बारिश का पानी तो मतलब ऑटोमेटिक उसमें इकट्ठा हो ही जाएगा, और नदियों से भी हम इस तरीके से पानी इकट्ठा करके झीलों का निर्माण कर सकते हैं, जिसका पानी हम सिंचाई वगैरह के रूप में यूज में लाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कृत्रिम झीलें या फिर आर्टिफिशियल लेक्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप की झीलें। फिर आती हैं ज्वालामुखीय झील, ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ हटा लेते हैं। ज्वालामुखीय झील या फिर जिसे क्रेटर लेक्स भी बोला जाता है। तो देखिए, ज्वालामुखी के मुख का ऊपरी हिस्सा कौन सा? देखिए, ये ज्वालामुखी है, ये इस तरीके से होती हैं। अब उसके मुख का ये वाला, ये ऊपरी हिस्सा यहाँ से, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर ज्वालामुखी बनी हुई है, सॉरी, ये वाला उसका ऊपरी हिस्सा, ठीक है, का जो खुला हुआ होता है, इसका मुंह खुला हुआ है और उसमें पानी भर जाता है। कैसे भर जाता है? देखिए, कई बार जब ज्वालामुखी फटता है तब धरती में जगह जगह क्रेटर बन जाते हैं, इस टाइप के, यानी गड्ढे हो जाते हैं। जब फटता है ना तो गड्ढे हो जाते हैं जगह जगह, जिनमें पानी भर जाता है। बस क्योंकि ये समुद्र के पास होती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसी को, या फिर वर्षा होती है, ठीक है, तो उससे जब पानी भर जाता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको, ये इसे थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखिए इसमें ये पानी भरा हुआ आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये इसमें पानी भरा हुआ दिख रहा है। तो ये जो पानी भर जाता है उसी को ज्वालामुखी झील कहते हैं। किसमें? जब ज्वालामुखी के मुख के ऊपरी हिस्से में जो पानी भरा हुआ होता है उसी को हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। फिर देख लेते हैं, लास्ट में बची सिर्फ 2 झीलें, गोखुर झीलें और लैगून झीलें। इसके बाद हम पढ़ेंगे सभी स्टेट की इम्पोर्टेंट लेक्स, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं गोखुर झील, ठीक, गोखुर यानी जिसे मैंने क्या बताया था, गोखुर का मतलब ये भी होता है, इसमें से बोलते हैं ऑक्स वो, ठीक है, लेग्स। ऑक्स यानी बैल, ठीक है, जैसे वैसे तो गोखुर यानी गाय होना चाहिए, लेकिन बैल का और गाय का पंजा जो है वो सेम ही होता है, ठीक है, जैसे हम खुर बोलते हैं पैर को। तो ऑक्स वो यानी ऑक्स यानी बैल का, और वो मानी पंजा, ठीक है, यानी गाय का एक पंजा, ठीक है। पंजा किस टाइप का होता है? देखिए इसी टाइप का होता है उसका पंजा भी, ये इस टाइप का होता है ना पंजा, देखने में लग रहा है कि हाँ ये गाय का पंजा है। तो जैसे जब नदियाँ ऊपर से बहती हैं, ठीक है, पहाड़ों से भी नदियाँ बहती हुई आती हैं, तो मतलब ऐसे तो है नहीं कि वो ऐसे प्लेन वे में बहती आएंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। यानी जगह जगह से, मतलब जहाँ मतलब जगह उसे मिलती रहती है वहीं से वो बहने लगती हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बहती हुई नदियाँ आती हैं ऐसे
कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इस तरीके से ऐसे नदियाँ बहती हुई आ रही होती हैं। तो फिर जैसे देखिए आपको देखिए ये यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, फिर ये इससे, क्योंकि यहाँ पर जो है मिट्टी का दबाव ज़्यादा है, ये मिट्टी यहाँ पर बहुत ऊंची है, तो इसलिए इसने यहाँ पर ये कटान का ये रूप ले लिया यहाँ से। फिर ये इस तरीके से होते हुए फिर ये यहाँ से ऐसे निकल गई, ठीक है। अब ये बन गया एक गाय के शेप का पंजा, ठीक है, गाय के पंजे का एक शेप बन गया यहाँ पर, इसीलिए हम इसे गोखर बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ भी ये लगातार जो है वो चोट करती रहती है, कहाँ पर, ये मिट्टी यहाँ पर बार बार, ठीक है। फिर से हटा के दिखाते हैं आपको यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से, हालांकि ये भय इस तरीके से रही है, इस तरीके से, लेकिन बार बार चोट कहाँ करती है, यहाँ पर, ये इस तरीके से। और जब ये बार बार चोट करती है तो ये फिर इस तरीके से निकल जाती है सीधी, ठीक है। और फिर जो इसका अवसाद होता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर, वो यहाँ पर ऐसे जमा हो जाते हैं और ये जो है इतना हिस्सा इसका अलग हो जाता है, ठीक है। आज जब अलग हो गया तो इसमें पानी तो और लेडीज में है भरा हुआ, क्योंकि इसमें पहले ही पानी यहाँ पर था। तो ये भी एक गाय के शेप की, खुर के शेप की हो गई, क्योंकि बीच में इसमें पानी कहीं भी नहीं है। यहाँ पर ये पानी नहीं है, यहाँ पर मिट्टी का ढलान ऊंचा है और ये भी पानी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ये खुर के शेप का बन गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से इसमें पानी बाहर बाहर है, अंदर के एरिया में इसमें पानी नहीं है। तो ये गाय के शेप, पंजे के शेप का होगा, इसलिए इसे बोलते हैं गोखुर झील। अब देख लेते हैं लैगून झील किसे कहते हैं, ठीक है। लैगून झील यानी जिसे लैगून लेक्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए लैगून झीलें वो ज़्यादातर समुद्र के पास में देखने को मिलती हैं, ठीक है। कहाँ होती है, समुद्र के नज़दीक में। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये समुद्र, ये इस तरीके से ये बह रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये यहाँ पर कुछ मिट्टी है। अब यहाँ पर जैसे समुद्र के आसपास में कुछ गड्ढे होते हैं, जगह जगह गड्ढे होते हैं, समुद्र की लहरें उठी यहाँ से और यहाँ पर ये पानी आने लगा। पानी तो काफ़ी जगह जाता है, लेकिन जहाँ गड्ढे, उन गड्ढों में इसका फिर पानी भर जाता है। भरने के बाद वैसे भी लहरों के साथ मिट्टी कंकड़ भी आते हैं यहाँ पर, वो अवसाद इकट्ठा होने लगता है ये यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये सारा इकट्ठा हो गया तो ये यहाँ से टोटल पूरी तरीके से हो जाती है, इससे इतना इसका बंद हो गया तो इसका पानी भी वापस लौटना बंद हो जाएगा, सिर्फ लहरें आएंगी, यहाँ पानी भरेगा, लहरें आएंगी, यहाँ पर पानी भरेगा। तो ये हो गई लैगून झीलें, जो कि समुद्र के पास होती हैं, ठीक। समझ में आ गया आपको इतनी चीज़ें। चलिए अब देख लेते हैं स्टेट वाइज झीलें, यानी किस राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैप के हिसाब से पढ़ने वाले, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें, यानी लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, वहाँ पर अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, शेष नाग झील, नागिन झील, विशंसर झील, मानस बल झील, डल झील और बूलर झील, ठीक है। इतनी झीलें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हैं, बहुत सारी, टोटल इसमें 8 दी हुई हैं। और ये जो डल झील है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको डल झील, ये वाली, ये श्रीनगर का गहना क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत झील है, ठीक है। बहुत देखने में खूबसूरत है, यहाँ पर काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है, यहाँ पर आकर गानों की भी शूटिंग होती है, इसलिए इसे श्रीनगर का गहना बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। फिर एक जो बूलर झील आपको यहाँ पे दिख रही है, इसे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोलते हैं, किसे, बूलर झील को। मीठे पानी का मतलब मीठा पानी नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया, यानी यह पानी पीने के योग्य होता है, यानी सबसे अधिक ताज़े पानी की झील। तो ये कैसी, भारत की सबसे बड़ी झील है। हालांकि आपको मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, तब आपको हम इसमें ये सारी चीज़ें भी बताएंगे लास्ट में, ठीक है, कि कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी किस चीज़ से सबसे लैगून बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी कौन सी है, खारे पानी कौन सी, ये सारी चीज़ें भी हम लास्ट में कवर करेंगे। तो देखिए जम्मू कश्मीर की झीलें इतनी हो गई, अब इसे हम याद किस तरीके से करें। इसमें आपको शब्द दिख रहा होगा, ये नाग, अनंतनाग, बैरी नाग, शेष नाग, नागिन, ठीक है, विशंसर, विष किसमें होगा, नाग में होता है विष। तो इसमें आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें नाग वाली जो चीज़ें आ रही हैं, विष या फिर नाग या नागिन, तो वो कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर से आपको रखना है संबंध, इनको याद रखना है। और देखिए जहाँ पर इतने सारे नाग या नागिन रहते होंगे, तो वहाँ जो मानव रहेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए, तभी वो वहाँ पर रह सकता है। तो ये होगी मानस बल झील, उस तरीके से आपको इन्हें याद करना है, ठीक। तो बस याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, यानी इस तरीके से आप आपको याद कर सकते हैं कि यानी जिसमें भी नाग या फिर नागिन या विष आ रहा है, वो कहाँ पर होंगी,
जम्मू कश्मीर में। और इसी तरीके से जो मानस बल झील है तो वो भी यानी जिस मनुष्य में बल होगा वही नाग नागिन के साथ रह सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को रिलेट करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले स्टेट की झीलों को। फिर आ गई है नैनीताल की झीलें। ठीक, अब नैनीताल की झीलें जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से हैं। नैनीताल झील, सॉरी उत्तराखंड की झीलें, मैं नैनीताल बोल रही हूँ, उत्तराखंड की झीलें। तो उत्तराखंड की झीलों में नैनीताल झील, सात ताल झील, इसके ऊपर सात ताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील और रूपकुंड ताल, जिसे कंकाल झील भी बोलते हैं। अभी हम कंकाल के बारे में, ये जो कंकाल झील है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है उत्तराखंड की, इसके बारे में बात अभी करेंगे। लेकिन पहले इन झीलों को याद करने की ट्रिक देख ले। देखिए इसमें आपको सारी चीज़ों में क्या ऐसी चीज़ दिख रही है जो कॉमन है हर किसी में। नैनीताल, सात ताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल, यानी सारी चीज़ों में आपको ताल ताल दिख रहा है। तो जिस भी झील में आपको ताल मतलब दिखाई दे तो आपको समझ जाना है वो झील कहाँ पर है, कि वो झील उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। हालांकि 3 झीलें हैं जो आपको याद करनी होंगी जिसमें ताल आता, तो आपको वो सिर्फ 3 झीलें ही आपको याद करनी होंगी जिसमें ताल है कि वो कहाँ पर पड़ती हैं। बाकी आपको कोई भी झील को, ताल वाली झील को याद नहीं करना है। अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये उत्तराखंड की झील है। मैं उन 3 झीलों को बताऊंगी जिसमें भी ताल आता है कि वो झीलें कहाँ पर पड़ती हैं, किस स्टेट में। और बाकी जितनी ताल की झीलें वो सारी की सारी उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना, आपको सिर्फ उन 3 ताल वाली झीलों को याद रखना है। बाकी कि आपको ये सारी चीज़ें आपको बस इतना ही याद रखना है कि जिसमें उन 3 के अलावा ताल शब्द दिखाई दे आपको अच्छे से एकदम आपको टिक कर देना उत्तराखंड। ठीक है, यानी कहाँ की झील है ये, उत्तराखंड की। अब देखिए बात करते हैं रूपकुंड यानी कंकाल झील। इसे रहस्यमयी झील भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस झील के किनारे बहुत सारे कंकाल पाए गए थे। ठीक है, एक साथ पाए गए थे, तो इसलिए इसे कंकाल झील या फिर रहस्यमय झील भी बोलते हैं। किसके लिए? रूपकुंड झील को। चलिए अब देख लेते हैं अगली उन 3 झीलों के बारे में भी देखेंगे। देखिए ये रही वो 3 झीलें जिसको आपको बस याद रखना है, और वो भी आपको मतलब ऐसे नॉर्मली याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड इसमें लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए पहले हिमाचल प्रदेश की झील देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? एक सूरजताल झील, एक चंद्रताल झील। ठीक, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, यानी सूरज और ताल, चंद्र कहाँ दिखेंगे? जैसे हिमालय पर्वत की साइड से, हिमालय पर्वत आप सोच लीजिए बहुत ही ऊंचा है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर गानों में देखा होगा कि जब दिखाते हैं कि सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है तो कहाँ से? एक पहाड़ की तरफ से दिखाया जाता है। ठीक है, यानी सूरज उग रहा है या फिर छिप रहा है या फिर चंद्रमा, तो एक सीन बना हुआ होता है कि जहाँ पर पर्वत भी है। ठीक है, पक्षी भी दिख रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो ऐसा सीन होता है। तो बस आपको वहीं से याद रखना है, सूरज ताल, चंद्र ताल। ठीक है, ये जहाँ भी दें तो आपको पर्वत पहाड़ याद देने चाहिए जहाँ पर हिमाचल प्रदेश थी, आपको इन्हें रिलेट करना है। ठीक है, हिमालय या हिमाचल एक ही चीज़ आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की जो झील है इसमें भी एक झील आती है, वो है रामगढ़ ताल। ये तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी क्योंकि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो बहुत ही आसानी से आपको याद होगी रामगढ़ ताल। तो सिर्फ आपको इन 3 झीलों को ही याद करना है ताल वाली की, ये कहाँ कहाँ पर है। बाकी की आपको अगर कहीं भी ताल वाली कोई झील दिखाई दे तो आपको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड पर टिक कर देना होगा। ठीक, तो अब ये भी आपको मतलब अच्छे से याद होगी कि रामगढ़ ताल कहाँ पर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। और सूरज और चांद कहाँ पर? हिमालय से रिलेट करना आपको, हिमाचल। ठीक है, बस याद होगी। अब देख लेते हैं सिक्किम की झील। सिक्किम की जो झील है वो है चोलमू झील। कौन सी है? सिक्किम की जो झील है यानी लेक्स ऑफ सिक्किम, उसमें कौन सी पड़ती है? चोलमू झील, जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, यानी हमारे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील बनी हुई है वो कौन सी बनी हुई? चोलमू झील है। वो कहाँ पर है? सिक्किम में ये देखने को मिलती है। चलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट झील आपको याद ये भी रखनी होगी। फिर है मणिपुर झील। ठीक है, यानी लेक्स ऑफ मणिपुर, वहाँ पर कौन सी पड़ती है? वहाँ पर पड़ती है लोकटक झील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है। ये पूर्वोत्तर भारत में
पूर्वोत्तर यानी पूर्व के उत्तर साइड में, ठीक है, पूर्व में भी और पूर्व के भी उत्तर में, तो पूर्वोत्तर हो गया। तो ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नहीं है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में कैबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। हालांकि इसमें मतलब काफ़ी सारे इसमें घर भी बने हुए हैं, जो जहाँ जहाँ पर लोगों ने अपने इसमें घर बना रखे हैं, और इसमें सबसे बड़ा केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क भी इसी झील में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लोकटक झील में, ठीक है। चलिए, ये भी आपको अच्छे से याद हुई होगी। अब देख लेते हैं हम राजस्थान की झीलें, ठीक है, राजस्थान की झीलों को देख लेते हैं, यानी लेक्स ऑफ राजस्थान। इसमें जो पड़ती हैं, देखिए राजस्थान जो एक स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कई सारे राजघराने मतलब रह चुके हैं, यहाँ से राजा महाराजाओं से संबंधित एक स्टेट है। तो उसी तरीके से आपको रिलेट करके इनको याद करना है। देखिए राजा होंगे, ठीक है, कैसे, पहले झीलों को देख लेते हैं। राजसमंद, जैसमंद, फतेह सागर, डीडवाना और सांभर झील, ठीक है। इतनी सारी जो झीलें हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? राजस्थान में। वैसे तो हालांकि इनके नाम से ही आपको दिख जाएगा, मतलब लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है नाम से ही कि हाँ ये राजस्थान की ही झीलें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी देखिए मैंने आपको क्या होता है, राजस्थान यानी राजा, इसके नाम में ही राजा आ रहा है, ठीक है। तो आप समझिए, जब कोई राजा होगा, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, जय जयकार भी होती है हमेशा। क्या होती है? राजा की हमेशा जय जयकार भी होती है, तो जयसमंद हो गया। अब जब वो राजा है, वो बहुत सारे उसने युद्ध भी फतेह किए होंगे, बहुत सारे स्टेट को भी उसने फतेह किया होगा, ठीक है, यानी फतेह यानी विजय प्राप्त करी होगी। तो उस तरीके से फतेह सागर कहाँ पर होगा? जहाँ पर राजा लोग रहते होंगे राजस्थान से। अब उसने डीडवाना कहते हैं ना, उसने उसकी डीड बना दी, ठीक है, यानी उसने उसकी डीड बना दी, उसे इतना डरा दिया। तो डीडवाना कौन करेगा? जो कि एक राजा ही होगा, ठीक है। और रही एक सांबर की, तो सांबर वगैरह तो बस आपको एक ही झील याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही ये सांबर झील है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट्स मैंने दिया हुआ है कि सांबर झील भारत में, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया, सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी इनलैंड झील है, ठीक, यानी थोड़ी की अंतःस्थलीय झील ये है। चलिए, अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की झील, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? यानी लेक्स ऑफ महाराष्ट्र। तो उसमें जो झील है वो है लोनार झील, ठीक है। ये देखिए, आपको ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक, इस तरीके से ये खारे पानी की झील है। कैसी है? इसका पानी कैसा होता है? खारा होता है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ होगा। देखिए आपको ये, जैसा कि इसका आपको ये डायग्राम में दिख रही होगी, आसानी से आपको ऐसा लगा जैसे किसी ने एक गोला लोहे का, जैसे हम गोला होता है जब ज़मीन में उसे मारते हैं तो इसी तरीके उसका शेप ज़मीन में छप जाता है, नीचे उसकी मिट्टी अंदर को धस जाती है। तो उसी तरीके से एक उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से टूटकर मतलब जब गिरा था, तो पृथ्वी से जब वो टकराया था, ठीक है, यहाँ पर, तो ये इस तरीके का यहाँ पर ये खड्डा बन गया था यहाँ पर ये। तो जब ये गड्ढा बना, यानी इसकी जो भूमि थी वो अंदर को धस गई थी। अब चाहे बारिश का पानी हो, चाहे नदियों का पानी हो, जब उसमें ये भरने लगा तो ये बन गई एक झील, जिसका नाम दिया गया लोनार झील। इस झील का पानी भी कैसा है? खारा है। चलिए, तो ये होगी हमारी महाराष्ट्र की झील। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम अपनी केरल की झील, यानी लेक्स ऑफ केरला, ठीक है, ये रही हमारी लेक्स ऑफ केरला। यहाँ की कौन कौन सी झीलें हैं? पेरियार झील, अष्टमुदी झील, बेम्बडौन झील, ठीक है, बेम्बनौद झील। कुछ तो चीज़ें आपको बिना ट्रिक के भी याद रखनी होंगी, ऐसे नहीं कि हर चीज़ की ट्रिक होगी, क्योंकि फिर चीज़ें ना एकदम हलवा बनने लगती हैं, समझ में नहीं आता किस चीज़ को हमने किस चीज़ से रिलेट किया है। तो सारी चीज़ों को हम ट्रिक के जरिए याद नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हम तो माइंड से भी उन्हें समझना पड़ता है। और साथ ही समय ये जो बेम्बनौद झील है, ये इसके बारे में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर नोट किए लाइन, बेम्बनौद झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। कैसी है? केरल की तो ये सबसे बड़ी झील है, लेकिन भारत की सबसे लंबी झील है ये, ठीक है, यानी लंबाई के मामले में ये सबसे बड़ी, सबसे अधिक नंबर 1 पर है। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की झीलें, ठीक, आंध्र प्रदेश की झीलें यानी लेक्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक। उसमें कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं? इसमें मैंने 2 दी हैं यहाँ पर, कोलेरू झील और एक पुलिकट झील, ठीक है।
अब देखिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोलोरू झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने समझाया था कहाँ पर होती है, अधिकतर समुद्र के पास ही देखने को मिलती हैं, या फिर जहाँ पर बहुत बहुत बड़ी नदियाँ वगैरह होती हैं उनके पास, उनसे इनका निर्माण होता है ऑटोमेटिकली, यानी बनाते नहीं हैं, इनको खुद ही निर्माण होता है अपने आप से, ठीक है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। किसकी बात हो रही? कोलोरू झील की यहाँ पर, ठीक है। कोलोरू झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, और प्लस इसका 84% जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में आता है, 16% जो भाग जो शेष बचता है वो तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कि ये दो स्टेट में फैली हुई है। चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पर उड़ीसा की झीलें, ठीक है, यानी लेक्स ऑफ उड़ीसा, ठीक, लेक्स ऑफ उड़ीसा। अब जो उड़ीसा की झील है वो है चिल्का झील, ठीक। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक। ये जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो यही है, कौन सी? चिल्का झील। एवं ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, ठीक है। भारत में ये सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, नहीं जो बिल्कुल तट के पास ही है समुद्र के, वो तटीय झील भी यही है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण झील, यानी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हमें इसमें देखने वाले हैं कुछ, ठीक, इम्पोर्टेंट चीज़ें एक ही बार में देख लेते हैं। देखिए भारत की फिर से चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे? महत्वपूर्ण झीलों को हम देख रहे थे। तो देखिए फिर अब देख ले, इसमें पढ़ लेते हैं डिटेल में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? वो है वूलर झील, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का झील, ठीक है, यानी ये सबसे बड़ी खारे पानी की हमारे इंडिया की झील है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, वो कौन सी है? वो है सांभर झील, ठीक है, क्या है? सांभर झील है। फिर नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, वो है चिल्का झील, ठीक है, कौन सी हो गई? चिल्का झील। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये है वेम्बनाड झील, जो कि कहाँ पर पड़ती है? केरल में पड़ती है। अगली झील है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील, कहाँ पर थी ये? सिक्किम में थी। कहाँ पर थी? सिक्किम में। फिर अगली झील हमारी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कि कौन सी, ऐसे यहाँ पर कर देते ऊपर थोड़ा। फिर ये कौन सी थी? ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, इस तरीके से गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। तो ये रही हमारे आज की कुछ इम्पोर्टेंट झील है, इसमें मैंने आपको लास्ट में दिखा दी। और हालांकि मतलब मेरे पास अभी इसके एमसीक्यूज भी हैं, लेकिन ये क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे नेक्स्ट क्लास लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी इसमें करवाऊँगी। हालाँकि इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं इसकी एक अलग से क्लास लेकर आऊँगी। बाकी कैसी लगे आपको क्लास, अपने मतलब या अपने बारे में अपने शेयर कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप ये भी बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को हमारे शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम अपने चैनल पर ऐसी ही दमदार क्लास लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होती है। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।